हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा जो 70th बीपीएससी के लिए 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है, उसमें आज हम फिर से आपके साथ जुड़ रहे हैं 35th डे। और 35वें दिन हम आज डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको बताया था कल भी, कि प्राइम मिनिस्टर और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसके बारे में जो प्रोविज़न है वो हम लोग देखते हैं। सो ये दो आर्टिकल के थ्रू पार्लियामेंट्री सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कहीं भी ये लिखा तो नहीं है, बट इसके जो प्रोविज़न इम्प्लिसिट है यूनियन लेवल पे, वो आर्टिकल 74 और 75 जो है, ये दोनों मिलकर इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं। और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर आप जानते हैं कि जो नॉमिनल हेड है वो प्रेसिडेंट होता है, और रियल हेड जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, और वो किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में, किसके हेड में काम करता है? प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के। तो पहले आर्टिकल 74 अगर देखते हैं तो ये कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्री परिषद होगा, विथ पीएम एट द हेड। मतलब कौन उसको हेड कर रहा होगा? प्रधानमंत्री। क्या चीज के लिए? टू एड एंड एडवाइस, एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए। किसको? राष्ट्रपति को। हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। ओरिजिनल संविधान ऐसा आर्टिकल 74 में नहीं लिख रहा था, उसमें बस लिखा था कि एक सीओएम होगा, पीएम हेड पे होंगे एडवाइस देने के लिए प्रेसिडेंट को। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, कौन सा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इस एडवाइस को, ये शैल वर्ड और सच एडवाइस ऐड करके क्या लिखा गया? ये बाइंडिंग कर दिया गया किसके ऊपर? प्रेसिडेंट के ऊपर। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इस एडवाइस को पहली बार में बाउंड नहीं रखा। एक प्रोविजन ऐड किया गया कि प्रोवाइडेड प्रेसिडेंट चाहे तो सीएम को बोल सकते हैं उस एडवाइस को एक बार रिकंसीडर करने के लिए, वापस एक बार आप सोचकर भेजिए, और दोबारा जब आएगा तो प्रेसिडेंट को उस एडवाइस के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा। यानी कि इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट पहली बार में मंत्री परिषद के एडवाइस से बाउंड नहीं है। ये 44th अमेंडमेंट ने उनको एक ऑप्शन दिया कि आप एक बार किसी भी एडवाइस को वापस भेज सकते हो, कि आप दोबारा रिकंसीडर करके भेजो। लेकिन अगर दोबारा वो रिकंसीडर होकर आएगा तो प्रेसिडेंट को साइन और असेंट, मतलब बेसिकली उस चीज के ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये 74 आर्टिकल के कारण हमको क्या जानना जरूरी हो जाएगा कि आखिर ये सीओएम और पीएम वाला जो पार्ट है, ये प्रोविजन कैसे डील किया जा रहा है हमारे संविधान में। तो आर्टिकल 75 अगर हम देखेंगे तो 75 कहता है कि पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, और बाकी मंत्रियों का, यानी कि पूरा बाकी मंत्री परिषद के अंदर लोग होंगे, उसका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन पीएम के एडवाइस पे। जैसे आपने देखा होगा इस बार 9 जून को सबसे पहले जब प्राइम मिनिस्टर ओथ लिए, उसके साथ साथ 71 और मंत्री लोग ओथ लिए। ये 72 पीएम और 71 मिनिस्टर को मिलाकर ये पूरा क्या कहलाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद। तो अब यहाँ पहला क्वेश्चन तो पीएम के बारे में, कि क्या प्रेसिडेंट फ्री है कि किसी को भी पीएम अपॉइंट कर सकते हैं अपने मन से? क्योंकि और तो कुछ लिखा नहीं है कि पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कन्वेंशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट अपने मन से पीएम को अपॉइंट नहीं करेंगे। जिस भी पार्टी या अलायंस, यानी कि मल्टीपल पार्टीज का ग्रुप, जिसको लोकसभा के चुनाव में, यानी हमारे यहाँ लोकसभा का जो इलेक्शन होगा उसमें जिस पार्टी या मेजॉरिटी या अलायंस को मेजॉरिटी, बहुमत मिला हो, बहुमत कौन सा? पूर्ण बहुमत की हम बात करते हैं। 272 सीट चाहिए आपको, जो कि 543 लोकसभा का स्ट्रेंथ है, तो उसमें 272 सीट्स अगर आपके पास है, तो उस पार्टी और अलायंस के द्वारा जिसको भी लीडर चुना जाएगा, अपना नेता चुना जाएगा। तो जैसे अब रिजल्ट आया 4 जून को, 5 जून को एनडीए की बैठक हुई, जो अलायंस जिसको मेजॉरिटी आई थी, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं को दोबारा से अपना नेता, लीडर चुना। तो प्रेसिडेंट केवल उन्हीं को क्या अपॉइंट कर सकते हैं? पीएम। और फिर पीएम रिकमेंड करेंगे पूरा लिस्ट, जो 71 लोगों का लिस्ट जमा किया, तो प्रेसिडेंट ने बाकी मिनिस्टर्स को उनके कहने पे अपॉइंट कर लिया। यहां तक ठीक है। अगला कह रहा है कि टोटल आखिर कितने मंत्री हो सकते हैं? इस बार 72 मंत्री हैं टोटल मिलाकर, इंक्लूडिंग पीएम। तो ये कितना हो सकता है? तो शुरू में तो इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा प्रोविज़न नहीं स्पेसिफाइड था, लेकिन यहाँ पर 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से क्या देखने को मिलेगा कि एक लिमिट लगा हुआ है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा सीओएम का, पीएम को इंक्लूड करते हुए, वो पूरे लोकसभा के स्ट्रेंथ का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 2003 में ये लिमिट सेट किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे 543 का 15% लगभग 80 के आसपास बनता है, तो उससे कम ही होना चाहिए, तो इसीलिए 72 है अभी।
इसके बाद जो भी मिनिस्टर्स हैं दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिस्टर्स हैं यानी बाकी जो मंत्री परिषद है पीएम के अलावा, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड, मतलब प्रेसिडेंट उनको कभी भी हटा सकता है मिनिस्ट्री से अगर पीएम एडवाइस कर दे तो इसीलिए वर्ड यूज किया गया प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इनका सिक्योरिटी नहीं मिला हुआ है टेन्योर का या टर्म का, इनको जब भी पीएम बोल देंगे अगर तो प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। और पूरा का पूरा जो मंत्री परिषद है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है कहां पे, हाउस ऑफ पीपल के सामने, यानी लोकसभा में पूरा का पूरा सीओएम जो वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी मेजॉरिटी लोकसभा के अंदर है तो ही आप सरकार का पार्ट बने रहेंगे। या जैसे मान लीजिए कोई डिसीजन लिया जाता है तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब कि अगर मंत्री परिषद में कोई डिसीजन ले लिया गया तो हर मंत्री को उसको फॉलो करना है, वो अब इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। या फिर पीएम की अगर हम बात करें, चूंकि वो लीडर है सीओएम के, तो अगर उनकी डेथ या रेजिग्नेशन होती है तो पूरा सीओएम कोलैप्स कर जाएगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो पूरा का पूरा सीओएम को रिजाइन करना पड़ेगा, नहीं तो प्रेसिडेंट उनको डिसमिस कर देंगे। ये मतलब होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। कुछ और प्रोविजन है मंत्री के लिए, जैसे कौन एलिजिबल है मंत्री बनने के लिए। अब यहां पर इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई तरह का लिमिटेशन नहीं रखा है कि लोकसभा या राज्यसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो, वो एलिजिबल है मंत्री बनने के लिए। हमारे देश में एक और प्रोविज़न है, अगर कोई मेंबर नहीं भी है तो भी वो 6 महीने तक मैक्सिमम मंत्री बन सकता है, इवन पीएम भी बन सकता है। बट 6 महीने से ज़्यादा कोई भी इंसान बिना मेंबरशिप के कंटिन्यू नहीं रह सकता मिनिस्टर, 6 महीने मैक्सिमम। तो 6 महीने के अंदर उसके पास क्या ऑप्शन है, वो या तो लोकसभा या राज्यसभा से क्या कर ले, मेंबरशिप ले ले। लेकिन यहाँ पर एक लूपहोल क्या छूटा हुआ था हमारे संविधान में कि मान लीजिए कोई आदमी अपना पार्टी बदल के दूसरे पार्टी को ज्वाइन करके सपोर्ट कर दिया, इसको डिफेक्शन बोलते हैं, दल बदल। और ये जनरली पार्टी स्विच क्यों करते थे लोग, क्योंकि उनको चाहिए था मंत्री पद के लालच में कि करंट सरकार ने आपको मंत्री नहीं बनाया, चूंकि 15% ही तो बना सकते हैं, तो आपको मंत्री नहीं बनाया अगर, और आपको उम्मीद थी कि आप मंत्री बनेंगे, तो जब भी मेजॉरिटी के बहुत ही क्लोजली अगर किसी के पास आंकड़ा रहता है तो सामने जो पार्टी और अलायंस है वो आपको ऑप्शन देगी, आपको बेसिकली ऑफर देगी कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करो, हम आपको मंत्री बना देंगे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया इसके लिए कि अगर आप पार्टी ज्वाइन करते हैं किसी और का तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन इसमें एक समस्या है ना, क्या समस्या है कि डिस्क्वालीफाई अगर आप हो गए मतलब आप मेंबर नहीं हो, बट मेंबर जो नहीं है वो भी तो मंत्री बन सकता है यहाँ पे 6 महीने तक के लिए, और 6 महीने में वो मेंबरशिप ले लेगा। तो ये लूपहोल छूट रहा था कि लोग मंत्री पद के लिए ही तो पार्टी बदलते थे, और अगर डिस्क्वालीफाई हो भी गए तो मंत्री बन ही सकते हैं। तो ये 85 में जब डिफेक्शन आया तो ये लूपहोल छूट गया उसमें। इसको 2003 में यही 91st अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया, इस प्रोविज़न को भी ऐड किया गया और कहा गया कि अगर कोई मेंबर 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई हुआ है तो वो तुरंत मंत्री नहीं बन सकता, उसके केस में पहले मेंबरशिप लेना होगा तब मंत्री बनेगा, वो एज अ नॉन मेंबर मंत्री अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, अगला प्रोविज़न कि इनको ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, और ये 2 तरह का ओथ लेते हैं, ऑफिस और सेक्रेसी का। ऑफिस की शपथ लेते हैं और साथ साथ गोपनीयता की शपथ। आप देखे होंगे अगर आप ओथ टेकिंग सेरेमनी तो वो 2 बार अपने नाम के बाद ओथ लेते हैं, तो पहली बार ऑफिस का और दूसरा सेक्रेसी गोपनीयता, मतलब चूंकि वो गवर्नमेंट का पार्ट है तो वो कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के डिसीजन जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 तरह का ऑफिस प्रेसिडेंट दिलाते हैं, ऑफिस एंड सेक्रेसी। इसके अलावा इनका जो सैलरीज और अलावेंस है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। जब तक डिसाइड नहीं हो रहा है तब तक वो 2nd शेड्यूल में स्पेसिफाइड रहेगा, और साथ ही साथ इनको एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में ही सैलरी मिलता है, बस इनको एज अ मिनिस्टर कुछ एडिशनल अलावेंसेज और बेनिफिट्स दिए गए हैं। और एक आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन मंत्रियों को एक स्पेशल राइट मिला हुआ है कि ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप देखोगे जैसे सपोज प्रधानमंत्री लोकसभा से हैं तो वो राज्यसभा में भी जाके बैठते हैं, अमित शाह लोकसभा से हैं जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो भी राज्यसभा में जाकर पार्टिसिपेट करते हैं। तो मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस, हाउएवर दे शैल बी इंटाइटल्ड टू वोट, कास्ट वोट ओनली इन द हाउस ऑफ विच दे आर मेंबर, यानी जिस हाउस के वो मेंबर हैं वोट सिर्फ उसी हाउस में करेंगे। तो ये बहुत क्लियरली समझना है इस बात को, आपको बहुत कंफ्यूज करेगा कुछ स्टेटमेंट। जैसे क्वेश्चन पूछा कि पीएम अगर राज्यसभा से है तो वो बजट में वोट नहीं कर सकता। नाउ इफ यू विल थिंक इमोशनली, जो पॉलिटी में नहीं करना है हमको, तो आपको लगेगा कि यार प्रधानमंत्री बजट पे वोट क्यों नहीं करेगा,
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर है, वोट वो राज्यसभा में ही देगा। सिमिलरली सरकार को हटाने वाला मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसमें पीएम वोट करेगा कि नहीं करेगा? अगर वो राज्यसभा से है तो नहीं करेगा। जैसे आपने देखा होगा 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट हुआ, नीतीश कुमार वोट नहीं कर सकते थे, जो कि नीतीश कुमार एसएलसी के मेंबर हैं। तो आप जिस हाउस के मेंबर हो वोट उसी में करोगे, पार्टिसिपेट दोनों हाउस में कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छे से समझना एकदम क्लियरली। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पीएम? करेक्ट पूछा गया है। पीएम इज द नॉमिनल हेड ऑफ सीओएम, तो नॉमिनल हेड तो नहीं, आप जानते हो रियल हेड होगा। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल होंगे। ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर, ये भी गलत है। एंड ही इज द रियल हेड ऑफ सीओएम, दिस इज करेक्ट। अगला, पीएम एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट need not necessarily be a member of either house but must become a member within 6 months, this is correct. Need not necessarily be a member of one house within 6 months but must become a member of Lok Sabha, ये जरूरी नहीं है, कोई भी हाउस का आप मेंबर हो सकते हैं। must be a member of one of the house, ये भी जरूरी नहीं है। and must be a member of लोक सभा, ये भी जरूरी नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर इसका ए होगा। बाकी जो हमारे ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को आप कमेंट्स में बताएंगे कि इनका आंसर क्या है। यहाँ पर आपको सीएम के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है यहाँ पे, वो देख लीजिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है उसको देख लेंगे। एंड देयर इज अ सीओएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु इन द एक्सरसाइज ऑफ फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। हाउएवर, तो इसके बाद क्या ऑप्शन आया था कि क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, तो वो आपको देखना है। 44th अमेंडमेंट से जो चेंज हुआ था वही पूछा गया यहाँ पे। तो ये तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स के जो आंसर्स थे जब पूछा था, जैसे कि आपसे पूछा गया था कि अमेरिकन और इंडियन प्रेसिडेंट के वीटो में डिफरेंस, तो देखिए 2 तरह का डिफरेंस है। इंडियन प्रेसिडेंट क्वालिफाइड वीटो यूज़ नहीं करता, अमेरिकन प्रेसिडेंट करता है। और दूसरा, इंडियन प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो एक्सरसाइज कर सकता है, जो कि टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, बट अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, जो कि 10 दिन का टाइम लिमिट फिक्स है। तो ये वाला उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। अगले दिन हम लोग मिलेंगे, एक और यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है आर्टिकल 76 में जिसके बारे में बात की गई है, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके डिस्कशन के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।